परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में कोरोना जैसी महामारी बढ़ते केवल लॉकडाउन में जमाखोरों की कमाई भी बढ़ जाती है। वो उमंगे दामों पर सामानों की बिक्री करते हैं। 50 रुपए की दवाई 300 या 400 रुपए में बेची जाती है। लोग मुश्किल पड़ जाते हैं, क्या करे क्या न करे जैसी उलझन में पड़ जाते हैं। फिर भी जान बचानी है तो तय कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा। इसी जमाखोरी को लेकर जानकारी साझा किया है डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना काल में नकली दवाएं और बढ़ती कालाबाजारी, महामारी में भी नहीं पसीजे मौत के बेशर्म सौदा। सच में आपदा के मौके पर भी अगर किसी की इंसानियत मर गई है तो वह जीते जी मुर्दे से भी बदतर है। इससे बड़ा मौजूदा सवाल यह है कि भरोसा किस पर करें, उन दवा विक्रेताओं पर जिन्हें हर कोई बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखता है या नहीं। उससे भी बड़ा सच यह है कि मोहल्ले में हर किसी को पहला इलाज यानी फर्स्ट एड देने वाला वही होता है, लेकिन नकली इंजेक्शन और दवाओं का कोरोना महामारी की आपदा के बीच जो भंडाफोड़ हुआ, उससे दवा विक्रेताओं की नीयत पर सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ। लेकिन सभी कसूरवार हैं यह हरगिज नहीं। चंद विक्रेताओं से लेकर कुछ फार्मा कंपनियों की मिली भगत की जो सच्चाइयां सामने आई है, उनसे हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। बेशक आपदा के इस अवसर पर कागज के दौलत को अपना भगवान बनाने वाले चंद कथित हत्यारों के चलते हर कहीं इन्हें शक से देखा जाना गलत हो, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली से सारा तालाब गंदा हो जाता है। इससे कोई दो राय नहीं कि सबसे बेदार, असली और भरोसे की दुकान देश के सब केवल दवाओं की मानी जाती है। अब इसमें भी चंद मुनाफाखोरी ने बट्टा लगा दिया। क्या शहरी क्या गांव वाले, सबका पहला डॉक्टर दवाई वाला ही होता है। हद तो तब हो गई जब कोरोना महामारी पर सबसे असरकारक कहे जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तार नेपाल से जुड़ते दिखे। उसके बाद तो जैसे पूरे देश में जहां तहां मामले मिलने से लोग सकते में। निमोनिया में काम आने वाले पाउडर से नोएडा जैसे शहर में तो कहीं नमक और ग्लूकोज से बने इंजेक्शन को जबलपुर में खपाए जाने के मामले ने जैसे होश उड़ा दिया। इसके अलावा मोरपेनम जेनरिक इंजेक्शन को लेवल बदल रेमडेसिविर में तब्दील किए जाने तक की घिनौना काम नक्कालों ने कर इंसानियत को ही दागदार कर दिया। ऐसा नहीं है कि यह केवल छोटे स्तर पे हो रहा है, इसमें बड़े बड़े लोगों के शामिल होने रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एक पूर्व मंत्री का भांजा भी पकड़ा गया। मौजूदा तय दाम 900 रुपये से लेकर 3500 रुपये में बिकने वाले असली इंजेक्शन की कमी के चलते नकली इंजेक्शन 35,000 से 50,000, 75,000 से 1 लाख रुपए तक काला बाजार में बिकने लगे। तभी सबकी सही सबको खेल समझ आने लगी। हैरान कर देने वाली सच्चाई तो और भी डराती है। कमाई के इस काले कारोबार में जिन अस्पतालों में नई जिंदगी की आस होती है, असल वही जिंदगी की नाश में शामिल हो जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हद ही हो गई जब नकली दवाओं में एक थोक व्यापारी और अस्पताल के संचालक की मिलीभगत सामने आई। ओमती थाना पुलिस के इस पर तमाम रसूखदारों के आशीर्वाद को दरकिनार कर FIR कर ली। समाज में खासा रुतबा और प्रतिष्ठा के बावजूद जान देने वाले ही जब जानलेवा बन जाए तो विडंबना ही है। इसे निपटना वैसी ही चुनौती है जैसे आस्तीन में सांप लिए घूमना। जबलपुर के सिटी अस्पताल में डायरेक्टर सबरजीत सिंह मोगा के अलावा दवा कारोबारी सपन जैन, देवेश चौरसिया पर भी मामला दर्ज होने से पूरा प्रदेश और देश तक पहुंच सकता है। कुछ दिन पहले गुजरात की मोरबी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इसके जबलपुर सहित देश भर में जहां तहां कनेक्शन होने पर एक बड़े दवा कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। मामला कितना बड़ा और किस तरह नकली इंजेक्शन से नोट छापने का है, इससे ही पता चलता है कि पुलिस ने इनसे 90 लाख रुपए और 3370 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए आरोपी गिरफ्तार किए। इंदौर में भी 2 दिन पहले विजयनगर पुलिस ने रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन को बेचते हुए कुछ लोगों को पकड़ा, जिनमें एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है। फिलहाल 11 आरोपियों समेत 14 इंजेक्शन जब्त हो चुके हैं। यहाँ भी गुजरात में कनेक्शन मिला है।
ये मौत के सौदागर सोशल मीडिया पर मदद की दुहाई देकर महंगे दाम में नकली इंजेक्शन बेचते हैं। हरिद्वार में भी एक बड़ी चेन जुड़ती शुरू हुई है। मामले को दिल्ली से साधना शर्मा नाम की महिला को संदिग्ध लगने पर निगरानी रखी गई, जिसके बाद वह पूरे गिरोह के तार खुलने लगे। पुलिस ने जाल फैलाया और उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के कोट्टरवार जा पहुंची। यहाँ नेक्टर हर्ष और ड्रग के नाम से ली हुई कंपनी आदित्य गौतम द्वारा चलाई जा रही थी, जो दूसरी एंटीबायोटिक दवाइयों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कराने लगा। कुछ इंजेक्शन के लेवल हटाकर उसमें रेमडेसिविर के लेवल लगाने लगा। धीरे धीरे अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश में मुंहमांगे दामों में बेचने लगा। मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारियों के साथ 198 नकली इंजेक्शन, 3000 खाली शीशियां, पैकिंग मशीन, नकली रेपर्स, पैकिंग के अन्य सामान, दूसरी कंपनियों की एंटीबायोटिक दवाइयाँ, कंप्यूटर और कुछ गाड़ियाँ जब्त की। प्रधानमंत्री के जेनेरिक दवाओं की परिकल्पना के बावजूद लोगों को सस्ती दवा न मिलने का सच भी इसमें छुपा है। रेमडेसिविर की कमी के बाद कालाबाजारी तक तो मामला समझ आता है, लेकिन नकली इंजेक्शन, वह भी केवल नमक और ग्लूकोज से दवा फैक्ट्री के तैयार करने में जितना भी घिनौना, शर्मनाक और घोर आपराधिक कहा जाए कम। इन्हें सामूहिक नरसंहार का दोषी भी कहना बेजा नहीं होगा। यकीनन इस सच से दुनिया के सामने भारत की छवि में को कितना गहरा धक्का लगा है, जिसका आकलन नामुमकिन। सामान्य दिनों में विदेशों से आने वाले सैलानियों को लेकर तमाम दूतावासी और यहाँ पर आए हजारों विदेशियों के दिमाग में क्या चलेगा सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दवा नक्कालों का मौत का सौदागर या बिहार के खूंखार अपराधी से भी बड़ा कहना बिल्कुल गलत नहीं है। लगता नहीं कि अब दवा बनाने और बेचने पर सख्ती होनी चाहिए। निगरानी और जांच तंत्र को पुख्ता और ऑनलाइन होना चाहिए। कम से कम जीवन रक्षक और महंगी दवाओं का ऑनलाइन डाटा हो, जिसमें बैच से लेकर एक्सपायरी तक की पारदर्शिता की जानकारी आम और खास को हो, ताकि कालाबाजारी पर रोक लगे। इन सबसे बढ़कर यह कि क्या कभी नकली इंजेक्शन से जान गंवा चुके लोगों को पता लग पाएगा भी या नहीं। सच में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस सच्चाई का जवाब शायद यमराज के पास भी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं वो तो बस मौतों का हिसाब किताब करता है। मौत के सौदागरों से दी गई मौतों की नहीं। कानून की सख्ती की बात तो की जा सकती है, लेकिन नकली इंजेक्शन से हुए नरसंहारों पर सार्वजनिक फांसी दिए जाने की बात करना भी अपराध नहीं होगा। इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि मौत के सौदागरों का हर कहीं फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामला चले और इन्हें भी वही सजा मिले जिसका दर्द कीमत चुकाकर भी लोगों ने झेला है, ताकि आगे नक्कालों से महामारी में मौत का आंकड़ा ना बढ़े। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने कोरोना काल के समय में जब रिश्ते नए बनते हैं तब उस रिश्ते को बिगड़ने की बजाय बनाए रखने वाली बातों को बताया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से भारत में हर दिन ये वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं इस लॉकडाउन का असर प्यार करने वाले लोगों पर भी पड़ा है। कपल एक दूसरे से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उनका सहारा सिर्फ मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ही है। ऐसे में अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड से मोबाइल फोन या वीडियो कॉल्स पर बात करते हैं तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिश्ता तक बिगड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पुराने पार्टनर के बारे में मत पूछें। जब हम अपने पार्टनर से फोन पर बात करते हैं तो आपस में कई सारी बातें होती हैं। तुमने खाना खाया, तुमने क्या किया, अभी क्या कर रहे हो, घर पर सब कैसे हैं आदि। लेकिन कई बार कुछ लोग गलती कर बैठते हैं कि वो अपने पार्टनर से उनके पुराने पार्टनर को लेकर पूछ लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इस सवाल की वजह से कई बार रिश्तों में खटास आने लगती है। इसलिए इन बातों से दूर रहना चाहिए। तुम किस से बात करते हो? कोरोना काल होने की वजह से ज्यादा कपल एक दूसरे से मोबाइल या वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको ये सवाल नहीं पूछना है कि तुम किस से बात करते हो या तुम अपने किस दोस्त से बात करते हो।
ऐसे सवाल रिलेशनशिप में शक पैदा करते हैं। गुस्सा मत करें। अब जब लोग अपने पार्टनर से दूर है तो एक एक चीज को पार्टनर जानते हैं, लेकिन कई बार किसी बात को लेकर बातें इतनी बिगड़ जाती है कि लोग अपने पार्टनर पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन ये समय बेहद कठिन है। ऐसे में आपको उन पर गुस्सा करने की जगह उन्हें हिम्मत देनी चाहिए ताकि ये कठिन समय निकल सके और आप फिर से मिल सके। तुम्हें तो याद नहीं आती होगी मेरी। जब ऐसे समय में आप अपने पार्टनर से दूर हो तो जाहिर है कि दोनों पार्टनर को एक दूसरे की याद आ रही होगी और मिलने को भी मन कर रहा होगा। लेकिन कई बार लोग अपने पार्टनर को चिढ़ाने के लिए मजाक में ये कह देते हैं, तुम्हें तो मेरी याद नहीं आ रही होगी और तुम अकेले खुश होगी। अब आपने तो ये बात मजाक में कही है, लेकिन कई बार सामने वाला शख्स इस बात को सीरियस ले लेता है। इसीलिए आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।